तो हमने भाषा, लिपि, व्याकरण, लिपि कैसे आई, भाषा जो मानक भाषा है, स्टैंडर्ड जो भाषा है, खड़ी बोली जिसको संविधान में मान्यता दे दी गई है, उसको जो आज हमारे सामने है, उसका क्रम कैसे आया, इन सब के ऊपर हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है वर्ण विचार। चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक वर्ण विचार। तो वर्ण विचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है। हम सिर्फ वर्ण विचार की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर वर्ण की बात नहीं कर रहे। वर्ण विचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिनमें वर्णों का आकार, उसका भेद, उसका उच्चारण तथा उनके मेल से जो शब्द बनते हैं और उन शब्दों के जो नियम निरूपण कर दिए जाते हैं, वो क्या है, वर्ण विचार है। वर्ण क्या है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके, जैसे ए, ई इत्यादि। यानी वर्ण किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके। बचपन से हम ये परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं। वर्ण क्या है कि जो मूल ध्वनि है, और मूल ध्वनि के क्या नहीं होते, टुकड़े नहीं होते, उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने बोला ए, मैंने बोला ई, इनके क्या नहीं होंगे बेटा, टुकड़े नहीं होंगे। वर्णों के समुदायों को वर्णमाला कहते हैं। ये जो स्वर और व्यंजन है, स्वर और जो व्यंजन मिलकर जो पर्टिकुलर एक जगह पर लिख दिए गए हैं या मान लिए गए हैं, और उनका जो क्रम है वो क्या कहलाता है बेटा, वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं बेटा, 52 वर्ण हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, अब 53वां वर्ण भी मतलब ऑफिशियली अभी आपके इसमें व्याकरण में सम्मिलित नहीं किया गया है, लेकिन अनाउंसमेंट इसकी कर दी गई है। 53वां वर्ण है। और वो कैसे लिखा जाता है बेटा, वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जैसे हमारे हरियाणवी में बोलते हैं ढेड़ा, रोड़ा, इस तरह के जो शब्द बोलते हैं, रोड़ा, अड़ा जो शब्द आया, जो वर्ण आया, तो ये क्या है बेटा, 53वां वर्ण है। अभी 5-6 महीने पहले ही इसका क्या किया गया है, अनाउंसमेंट की गई है कि ये इस वर्ण को भी हमें हिंदी व्याकरण की जो वर्णमाला है उसके अंतर्गत सम्मिलित करना चाहिए। हालांकि ये वर्ण पहले था बेटा, प्राकृत पाली जो अवधि आदि जो भाषाएं हुई हैं उनके अंतर्गत इस वर्ण को मान्यता थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज बदला, जैसे जैसे समय बदला, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इस वर्ण को हटा दिया गया है। जैसे अगर मैं री की बात करूं, तो री क्या है बेटा, तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। जब हम लिखित रूप में री का क्या करते हैं, री को मान्यता देते हैं, लेकिन जब हम उच्चारण के रूप में करते हैं तो री क्या है, नहीं है। अब जो हिंदी वर्णमाला है उसके अंतर्गत 52 वर्ण आते हैं बेटा। कितने वर्ण आते हैं, 52 वर्ण आते हैं। और आपको पता होगा कि वो 52 वर्ण कौन कौन से हैं। मैंने यहाँ पर उनका क्रम भी रखा है। स्वर कितने हो गए, 11। व्यंजन फिर स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, कैसे मैं तक 25 हो गए। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन आ गए, ऊष्म व्यंजन आ गए, फिर संयुक्त व्यंजन आ गए, फिर उत्क्षिप्त ताड़न जातियां, दिगु व्यंजन आ गए। तो इनको मिलाकर टोटल कितने वर्ण हो गए बेटा, टोटल हो गए 52 वर्ण। अब हम बात करेंगे वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद होते हैं बेटा, आप सब जानते हैं कौन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से होते हैं बेटा, स्वर और व्यंजन। स्वर, स्वर, सबसे पहले हम स्वर को समझते हैं। स्वर क्या है, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो वो क्या होते हैं बेटा, स्वतंत्र रूप से, यानी कि हमारे मुख के किसी भाग को वो छूते नहीं। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो वो हमारे मुख के किसी भी पार्ट को छूते नहीं। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय श्वास वायु बिना रुकावट के मुख से निकलती है, पार्ट, सॉरी बेटा, पार्ट को तो छूते हैं, लेकिन जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो जो वायु हमारे मुख से निकलती है वो हमारे मुख के अंतर्गत अंदर रुकती नहीं, बल्कि एकदम से क्या होती है, बाहर निकलती है। इसलिए स्वरों का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। और स्वर कितने होते हैं बेटा, स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं, 11। और स्वरों के मूल स्वर तो 10 ही हैं, मोस्ट है बेटा। अगर आपसे मूल शब्द लगा दिया जाएगा और स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो आपको आंसर देना है 10। अगर टोटल स्वर पूछे जाएंगे कि स्वर हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है तो आपको आंसर देना है 11। 10 और 11 में अंतर समझे। अब बताती हूं कि ये 10 और 11 क्यों है।
अब जो मैंने री बताया था, री जो स्वर बताया था बेटा, री को नहीं लिया गया, क्योंकि यह उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है, लेखन की दृष्टि से स्वर है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये क्या है बेटा, स्वर नहीं है, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो ये क्या है, स्वर है। और जो री है इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। तत् यानी कि दूसरा, सम यानी कि समान, यानी कि दूसरी भाषा के समान। और किस भाषा के समान बेटा, संस्कृत भाषा के समान। तो जो जो वर्ण है, जो स्वर है, उसका प्रयोग किस में होता है, उसका प्रयोग होता है बेटा तत्सम शब्दों में, यानी कि संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग होता है। अब आप यहाँ पे अंतर समझे कि मूल स्वर कितने हैं और जो स्वर हैं वो कितने हैं। अब हम स्वरों की मात्राओं की बात करें तो बेटा इनकी 10 मात्राएं होती हैं। अब 10 क्यों होती हैं? क्योंकि जो ए है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, जो ए स्वर है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। बेचारा उदासीन है, एक साइड में रहता है। आ की मात्रा ऐसे ई ओ री, ए ऐ ओ औ आ। जो ये ओ डॉक्टर, हॉस्पिटल, इनके ऊपर जो आ यानी कि आगत व्यंजन है ये, इसको भी हमारी जो स्वरों में क्या है, सम्मिलित किया गया है। अयोगवाह दो है, इनकी मात्राएं भी होती हैं। अयोगवाह यानी कि न तो ये स्वर है न व्यंजन है, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, हमारे स्वरों के साथ या व्यंजनों के साथ ढोते हुए चलते हैं, यानी कि बहते हैं। ये हम हमारी जो वर्णमाला है, स्वर हो चाहे व्यंजन हो, दोनों में ये बहते हैं, यानी कि चलते हैं। इसमें कौन कौन से हैं बेटा, अंग और अ है। ये तो हो गई हमारी स्वरों की मात्राओं की बात। अब हम बात करेंगे स्वरों के भेद, जिनसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। स्वरों के भेद, सबसे पहले आता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, यानी कि जब हम बोलते हैं और उसमें कितना समय लगता है, उसके आधार पर स्वरों के भेद बताए गए हैं बेटा। दो बताए गए हैं, एक बताया गया है हर्ष स्वर और एक बताया गया है दीर्घ स्वर। आप बोलोगे मैडम एक और होता है प्लुत स्वर। हाँ बेटा होता है, मैं कब मना कर रही हूँ, लेकिन वो कहाँ पर प्रयोग होता है बेटा, वो संस्कृत में प्रयोग होता है। जो प्लुत स्वर है किस में प्रयोग होता है, संस्कृत में। संस्कृत में बेटा तीन उच्चारण में के जो समय लगता है उसके आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर। लेकिन हमारे हिंदी में दो भागों में बांटा गया है। ध्यान रखना है बेटा, कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कौन कौन सा है, हर्ष स्वर है और दीर्घ स्वर है। जो दीर्घ स्वर है बेटा इसको संधि स्वर भी कहते हैं और संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं और संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अब हर्ष स्वर की बात करें बेटा, ये चार होते हैं। संख्या भी ध्यान रखनी है आपको, कितनी होती है, चार। ए, ई, उ और री। अगर हम दीर्घ की बात करें, दीर्घ का अर्थ होता है बेटा बड़ा। इसकी बात करें तो बेटा ये कितने होते हैं, सात। कितने होते हैं, सात। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। कितने होते हैं, सात। दीर्घ स्वर, संधि स्वर और संयुक्त स्वर कितने हो गए, सात। और हर्ष स्वर हो गए बेटा चार। अब हम बात करते हैं जो हर्ष स्वर है, हर्ष स्वर इनको क्यों बोला जाता है। हमने बात की थी उच्चारण के आधार पर, यानी कि जब हम बोलते हैं उनमें कितना समय लगता है उसके आधार पर। हर्ष स्वर को बोलने में कम समय लगता है। क्या लगता है, कम से कम समय लगता है। कम से कम जिनमें समय लगता है उनको हर्ष स्वर बोलते हैं, और हर्ष स्वर से जो दोगुना समय लगता है उनको बोलते हैं बेटा दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं, उनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे दीर्घ स्वर यहाँ पे बता रखा है कि कैसे कैसे ये बने हैं। जैसे कि ए ऐसे क्या बना, आ। ई से बना ई, उ से मिलकर बना उ। ए और ई से बना ऐ, ए और ई से बना ऐ, और उ से बना औ। इस तरह से ये क्या है बेटा, दीर्घ स्वर, यानी कि हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ये तो आप आसानी से कर लोगे, मानती हूं मैं। आगे बात करते हैं होठों की आकृति के आधार पर। होठों की आकृति के आधार पर दो होते हैं बेटा, एक होता है अवर्ताकार और एक होता है वर्ताकार। वर्ताकार क्या होता है बेटा, गोला। क्या होता है, गोला। जैसे आपको बोल दिया जाए कि आप एक वर्त के अंदर बैठो, आप एक गोला बना लोगे ना, तो उसी प्रकार जो वर्ताकार, यानी कि जब हम बोलते हैं जो हमारे होठ हैं वो
गोल होते हैं या नहीं होते, उसके आधार पर बताया गया है यहाँ पे। तो अवर्ताकार बोल के देखो, ए, आ, ई, ऐ, री, इनमें हमारे होंठ गोल हुए? नहीं हुए ना। वर्ताकार बोल के देखो, उ, ओ, औ, यानी कि जो हमारे होंठ है वो आगे की तरफ आएंगे और गोल गोल क्या होंगे, घूमेंगे। तो इन्हीं को बोलते हैं वर्ताकार और अवर्ताकार। वर्ताकार का मतलब क्या होता है, गोल या घेरा। जब हमारे होंठ आगे की तरफ आएंगे और गोल गोल क्या होंगे, घूमेंगे। चाहे आप उच्चारण करके देख लो। और अवर्ताकार में क्या होएगा, हमारे होंठ घूमेंगे नहीं। आगे हम बात करें जीवा के आधार पर, और बच्चा अगर फंसता है ना तो इन्हीं में फंसता है। डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कहती हूँ बेटा, बच्चा अगर एग्जाम में फंसता है तो इन्हीं जीवा के जो आधार पर पूछे जाते हैं उनके के ऊपर, या मुख की आकृति के आधार पर पूछे जाते हैं, उनमें बच्चा कंफ्यूज होता है। जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर होते हैं बेटा जो हमारी जीभ है, जो जीभ का अगला भाग यानी कि अगर स्वर, मध्य यानी मध्य स्वर, और पश्च यानी कि जो पिछला भाग है। जीवा के आधार पर कैसे हुए, हमारी जीभ का अगला भाग, मध्य भाग और पिछला भाग, उनके आधार पर 3 प्रकार के बताए गए बेटा। अगर स्वर, अगर स्वर क्या होता है बेटा, अगर का मतलब होता है अगला हिस्सा। हमारी जो जीभ है वो ऊपर नीचे उठती है, यानी जब हम बोलते हैं तो उसमें नाद उत्पन्न होता है, स्पंदन होता है। वो क्या है बेटा, अगला भाग है किसका, हमारी जीभ का। यहाँ पर ये डेफिनेशन भी दे रखी है, इसको देख लेना। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, ई, ए, ऐ। सपोज करो कि आपके जो स्वरों में का जो क्रम है उसमें ए आ है ही नहीं। 1 मिनट के लिए मान लो क्या जाता है, मान लिया आपने कि आपके स्वरों में ए आ है ही नहीं। ई, आपके जो स्वरों का जो क्रम है वो कहाँ से शुरू होता है, ई से शुरू होता है। तो बस ऐसे याद कर लो, ई, ए, ऐ, ए, ऐ। क्या हो गए ये, अगर स्वर। ई और किसी में नहीं आएगा, जीवा के आधार पर न मध्य में आएगा न पसच में आएगा। तो याद करने की ट्रिक क्या है बेटा, 1 मिनट के लिए आप मान लो, मान लेने में क्या जाता है कि सपोज करो कि आपकी जो स्वरों में है वो ए आ है ही नहीं, तो हमारा जो क्रम है वो ई से शुरू होता है। तो जीवा के आधार पर जो अगला भाग है उससे क्या क्या उच्चारण होता है, ई, ए, ऐ। मध्य, मध्य यानी कि बीच में, ए, बेचारा उदासीन है, उदासीन स्वर है, बेचारा साइड में रहता है हमेशा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, मध्य स्वर। मध्य स्वर में क्या आ गया आपका, ए। और पश्च स्वर, पश्च स्वर यानी कि पिछला भाग, हमारी जो जीभ का पिछला भाग है जो ऊपर उठता है, स्पंदन यानी कि उसमें नाद उत्पन्न होता है, वो कौन सा है बेटा, आ, उ, ओ, औ। अगर आप अगर को याद कर लोगे ना बेटा तो अपने आप मध्य और पश्च को याद कर जाओगे। अगर का मैंने बता दिया कि आप 1 मिनट के लिए मान लो कि आपके जो स्वरों में ए आ है ही नहीं, शुरू कहां से हुई आपका जो स्वरों का क्रम, ई से, ए ऐ इसमें आ जाएंगे। मध्य में आपका ए आ गया और पश्च में क्या आ गया आपका आ उ, जो बाकी के स्वर बच गए वो इसके अंतर्गत आ गए। ये तो हो गया बेटा जीवा के आधार पर। अब बात करते हैं कि मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति के आधार पर होते हैं बेटा संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त और अर्ध विवर्त। अब ये संवर्त क्या है, संवर्त का अर्थ होता है बेटा कि जब आप उच्चारण करते हो तो आपका मुख कितना खुलता है, कम खुलता है, ज्यादा खुलता है, या उससे कम खुलता है, या उससे भी कम खुलता है। तो जो संवत है, संवत का मतलब है बेटा कि जब आप उच्चारण करते हो स्वरों का, उच्चारण करते समय मुंह कम खुला रहता है, आपका मुख जो है वो बिल्कुल कम खुला रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं, संवर्त स्वर बोलते हैं। और इसमें आएगा बेटा ई और उ, इसका क्या आएगा, ई और उ। और अर्ध संवर्त में क्या आएगा बेटा, अर्ध संवर्त में आएगा आपका ई और उ, यानी आधा हो गया, संवर्त से आधा हो गया अर्ध संवर्त। याद कैसे रखोगे बेटा, अगर मैं अपनी ट्रिक बताऊं तो मैं पहले अर्ध संवर्त को याद करती थी। क्यों करती थी, क्योंकि वो छोटे हैं, आधा भाग हो गया ना संवर्त से, वो छोटे हैं, और जो छोटे होते हैं वो स्वरों में पहले आते हैं। जैसे ई पहले आ गया, ए आ ई, बड़ी ई बाद में आई, तो बड़ी ई किस में चलेगी, संवर्त में। जो आगे आते हैं उसको याद कर लो, अर्ध संवर्त को ई पहले आया, छोटी ई, और छोटा ऊ पहले आया, तो ये किस में चले गए, अर्ध संवर्त में। और संवर्त में आपका क्या गया, जो बड़ी ई और जो बड़ा ऊ है वो किस में चले गए, संवर्त में चले गए। अब बात करते हैं विवर्त और अर्ध विवर्त। किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं विवर्त और अर्ध विवर्त की।
तो जो विवर्त है, विवर्त में क्या होता है बेटा, आपका जो मुख है वो अधिक खुला रहता है, अधिक खुलता है, यानी कि संवर्त से ज्यादा खुलता है आपका मुख, किसमें, विवर्त में। और विवर्त में क्या आएंगे बेटा, आ, ए और ओ। विवर्त में क्या आएगा, आ, ए और ओ। और अर्ध विवर्त में क्या आएगा कि जो संवर्त में आपका मुख अधिक खुला था, तो अर्ध विवर्त में क्या हो जाएगा, आपका मुख कम खुलेगा। तो इसकी भी ट्रिक यही है बेटा, आप अर्ध विवर्त को पहले याद कर लो, ए औ, और विवर्त को बाद में याद कर लो। आप इस तरह से आप मुख की आकृति के आधार पर इनको याद कर सकते हो। अर्ध संवर्त में क्या आ गया आपका, ई और उ। संवर्त में आ गया आपका बड़ी ई और बड़ा उ। अर्ध विवर्त में आपका आ गया ए, ऐ, औ। और विवर्त में क्या आ गया आपका, आ, ए और ओ। ये किस में आ गए, आपके विवर्त और अर्ध विवर्त में आ गए। ये तो हुआ बेटा आपको आपके स्वरों का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं व्यंजनों के ऊपर। स्वरों के ऊपर हमने क्या क्या बात की, हर्षवर दीर्घ स्वर, हर्षवर 4 और दीर्घ स्वर 7। फिर हमने बात की थी जीभ के आधार पर कौन कौन से हुए, अगर, मध्य और पश्चय। अगर में आपके आ गए, कौन कौन से बताए थे मैंने, ई, ए, ऐ। मध्य में आपका ए, और पश्च में बाकी के जो स्वर बच गए वो। मुख आकृति के आधार पर बताए मैंने, विवर्त, अर्ध विवर्त, संवर्त और अर्ध संवर्त। जो अर्ध विवर्त में क्या आ गया आपका, छोटी ई और छोटा ऊ। और जो विवर्त में आ गया आपका बड़ी ई और बड़ा ऊ। इस प्रकार से आपके जो सॉरी संवर्त और अर्ध संवर्त, संवर्त अर्ध संवर्त में तो आपके आ गए छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और छोटा ऊ। और संवर्त के अंतर्गत आपके आ गए बड़ी ई और बड़ा ऊ। विवर्त और अर्ध विवर्त, अर्ध विवर्त के अंतर्गत आपके आ गए ए, ओ और आ। और विवर्त के अंतर्गत आपके आ गए आ, ऐ, औ। ये हो गया हमारा स्वरों का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं व्यंजनों के ऊपर। व्यंजन, स्वरों का उच्चारण बेटा स्वतंत्र रूप से होता है, और व्यंजनों को जब हम बोलते हैं तो उसके लिए क्या होता है बेटा, जो हमारा जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो हवा है जब बाहर निकलती है तो वो रुकावट के साथ, यानी कि उसको थोड़ा सा रुकना पड़ता है, फिर वो बाहर निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। और जो व्यंजन है बेटा स्वरों की सहायता से चलते हैं। व्यंजन किसकी सहायता से चलते हैं, स्वरों की सहायता से। जैसे बचपन में एक छोटा बच्चा है, उसको हम चलना सिखाते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, वो अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे आपके घर घर में कोई बुजुर्ग है, वो किसके सहारे चलता है, लाठी के सहारे चलता है, वो किस पे डिपेंड है बेटा, वो अपनी लाठी के ऊपर डिपेंड है, या फिर उसके जो घर परिवार में उसके जो बच्चे हैं उनके ऊपर क्या है, वो डिपेंड है। तो उसी प्रकार से जो व्यंजन है बेटा, वो व्यंजन क्या है, स्वरों की सहायता से क्या करता है, आगे बढ़ता है। जैसे कोई गाड़ी खराब होगी, हमने उसको धक्का दिया चलाने के लिए, क्या देते हैं हम उसको, धक्का देते हैं, वो आगे चलती है। तो उसी प्रकार से व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से आगे चलते हैं, नहीं तो वो ब्रेक लगाकर वहीं खड़े हो जाएंगे अगर हम स्वरों व्यंजनों में अगर स्वर हम नहीं जोड़ेंगे। तो स्वर किसकी सहायता से, व्यंजन किसकी सहायता से आगे बढ़ते हैं, इनको किसकी हेल्प की जरूरत होती है, इनको स्वरों की जरूरत होती है, और स्वरों से व्यंजन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आशा करते हैं कि आपको ये बात पता भी है कि व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और हमारे हिंदी में व्यंजन कितने हैं बेटा, हमारे हिंदी में व्यंजन माने गए हैं 33। कितने माने गए हैं, 33। कितने माने गए हैं, 33। अब मैंने यहाँ पे एक डायग्राम रखा है, इसको आप देख लेना। आगे बात करते हैं हम व्यंजनों का वर्गीकरण।